नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं मंजू यादव, अनुदेशक मोहनलालगंज ITI, केसिंग और वेस्ट लाइन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। केसिंग, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केसिंग क्या होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। केसिंग एक प्रकार का फैब्रिक टर्नर है जिसकी सहायता से इलास्टिक या फिर ड्राफ्टिंग को सिला जाता है। मतलब केसिंग एक तरीके से ऐसा विधि है जिसके माध्यम से हम कपड़ों को फोल्ड करके उसके अंदर इलास्टिक या डोरी डाल करके कपड़ों को बॉडी के ऊपर फिट करते हैं। नॉर्मल तरीके में अगर हम कहने चाहें तो जैसे पजामे में हम डोरी डालकर उसको कमर के ऊपर रोकते हैं या बॉडी के शेप में लाते हैं, वही चीज़ केसिंग कहलाती है। केसिंग का इस्तेमाल आस्तीन, पैंट, हेम, कमर के बैंड के लिए किया जाता है। केसिंग को हम सिर्फ कमर पर ही नहीं, हाथ पर भी बना कर सकते हैं और आपके पैंट के जो है लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो केसिंग एक प्रकार का टर्नर है जिसकी सहायता से इलास्टिक या फिर ड्राफ्टिंग को सिला जाता है। केसिंग का इस्तेमाल आस्तीन, पैंट, हेम, कमर के बैंड के लिए किया जाता है। आप यहाँ देखिए, ये कमर के बैंड पर हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, या पैजामे में हम डोरी डाल कर करते हैं, इलास्टिक डाल के करते हैं। तो ये एक केसिंग है जो हमारे बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग कपड़े को फिट करती है। पैजामा, स्कर्ट आदि के कमर के बैंड के खींचने के लिए वेस्ट लाइन केसिंग प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि इसे आसानी से कमर की माप के अनुसार बदला जाता है। डोरी यानी ये केसिंग आपकी, इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं। तो हमारी कमर की साइज़ जैसी है, जैसी माप है, उसके हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान। ज़्यादातर पैजामा, पेटीकोट, बच्चों की छोटी निक्कर वगैरह में हम इस तरीके की डोरियाँ डालते हैं। स्कर्ट वगैरह में भी फैंसी स्टाइल देने के लिए हम डोरियाँ डाल सकते हैं। टॉप बनाते हैं, टॉप में भी हम कमर पर फिटिंग करने के लिए इस तरह की केसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। केसिंग इलास्टिक से 6 सेंटीमीटर अधिक चौड़ी होनी चाहिए जिससे इलास्टिक या ड्राफ्टिंग आसानी से खिंच सके, लेकिन बहुत ढीली भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी केसिंग है, केसिंग हमारा जो ये हिस्सा है कपड़े को जो हम टर्न करते हैं वो हिस्सा केसिंग का कहलाता है। तो केसिंग जब हम टर्न करते हैं तो वो 6 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए इलास्टिक से। हम उसके अंदर इलास्टिक डालते हैं तो अगर वो बिल्कुल इलास्टिक के बराबर होगा तो उसमें इलास्टिक खिसकेगी नहीं, खिंचाव नहीं होगा, फिटिंग सही नहीं आई। इसलिए थोड़ा सा लूज़ होना, लेकिन इतना ज़्यादा भी लूज़ नहीं करना चाहिए कि हम उसके अंदर इलास्टिक डाल दें तो वो फोल्ड हो जाए। थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हम लूज़ रखेंगे तो फोल्ड हो जाएगा। हम जब भी कपड़ा पहनेंगे तो वो हमारे कपड़े पर झोल दिखाई देगा या बल पड़े हुए दिखाई देंगे, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। तो केसिंग इलास्टिक से 6 सेंटीमीटर अधिक चौड़ी होनी चाहिए जिससे इलास्टिक या ड्राफ्टिंग आसानी से खींच सके, लेकिन बहुत ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा टाइट बना देंगे, छोटा बना देंगे तो डोरी आसानी से नहीं खींचेगी। बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे या ढीला बना देंगे तो वो भागता रहेगा इधर से उधर और वो लूज हो जाएगा या झोल आ जाएगा उसमें। अब बात करते हैं केसिंग के प्रकार। केसिंग हम 2 प्रकार से सामान्यतः बनाते हैं, फोल्ड डाउन केसिंग और अप्लाइड केसिंग। फोल्ड डाउन केसिंग और अप्लाइड केसिंग दोनों ही हम कपड़ों पर उनकी लुक, उनकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। दोनों को ही बनाना बहुत आसान है। इनके लुक कुछ इस तरीके से होते हैं। ये फोल्ड डाउन केसिंग है और ये अप्लाइड केसिंग। अप्लाइड केसिंग मतलब कपड़े के ऊपर हम अप्लाइड करके किसी को बनाते हैं। फोल्ड डाउन कपड़े को जिसमें हम फोल्ड करके बनाते हैं। अब बात करते हैं हम फोल्ड डाउन केसिंग के बारे में। फोल्ड डाउन केसिंग क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। फोल्ड डाउन केसिंग में कपड़े के को अंदर की साइड मोड़कर उसी जगह से सिल दिया जाता है। आप यहाँ देखिए, ये हमारा कपड़ा है, इसमें हम फोल्ड डाउन केसिंग बना रहे हैं। तो जो हमारे कपड़े की एजेस हैं जहाँ पर हमें केसिंग बनानी है उसी जगह पर हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ये होती है फोल्ड डाउन केसिंग। नॉर्मल पैजामा, पेटीकोट, निक्कर आदि में जो हम केसिंग इस्तेमाल करते हैं वो ये केसिंग इस्तेमाल करते हैं, फोल्ड डाउन केसिंग। इसमें कपड़े को ही फोल्ड करके सिलाई लगा करके केसिंग बनाई जाती है। फोल्ड डाउन केसिंग 2 तरह से होती है, ड्राफ्टिंग के साथ केसिंग। इस केसिंग का इस्तेमाल पैजामा, बच्चों के कपड़ों आदि में किया जाता है। फोल्ड डाउन केसिंग को भी हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक डोरी के साथ में और एक इलास्टिक के साथ में, यानी ड्राफ्टिंग और इलास्टिक के साथ में। जो हम डोरी डालते हैं वो ड्राफ्टिंग या खिंचाव होता है, इसलिए उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। इलास्टिक
होती है, उसमें भी खिंचाव होता है, लेकिन उसे बांधना नहीं पड़ता, वो फिक्स होती है। जब आप उसे पहनते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इलास्टिक के साथ केसिंग, इस केसिंग का प्रयोग पैंट, स्कर्ट, बच्चों के कपड़ों में किया जाता है। दूसरा है ड्रास्टिंग के साथ केसिंग, इस केसिंग का इस्तेमाल पजामा, बच्चों के कपड़ों आदि में किया जाता है। बनने के बाद ये केसिंग इस तरीके से दिखाई देती है। आप फोल्ड डाउन कपड़े को उसी जगह पे फोल्ड करते हैं, सिलाई लगा देते हैं, उसके अंदर या तो आप डोरी डाल सकते हैं या फिर इलास्टिक डाल सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था, डोरी डालने पर इस तरीके से आएगा, इलास्टिक डालेंगे तो इलास्टिक हमारी पूरी यहाँ पर सिल जाएगी, वो बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगी। सिर्फ इतना फ़र्क होगा। बहुत अच्छे से समझने के लिए लेगिंग हम बनाते हैं, लेगिंग में जो इलास्टिक पहले से पड़ी हुई होती है, फिटिंग की हो जाती है, वो स्ट्रेचबल होती है। जो सलवार बनाते हैं उसमें हम डोरी डालते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अप्लाइड केसिंग, अब हम बात करते हैं अप्लाइड केसिंग। अप्लाइड केसिंग क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उसे हम अप्लाई करते हैं किसी कपड़े के ऊपर, मतलब कपड़े के ऊपर हम अलग से उसे अप्लाई करके अप्लाइड केसिंग तैयार करते हैं। अप्लाइड केसिंग एक अलग कपड़े की स्ट्रिप से बनती है। जो भी हमारा कपड़ा है, जैसा भी कपड़ा है, उसके ऊपर हम एक स्ट्रिप रखते हैं और उसको सिल करके केसिंग तैयार करते हैं। उसके अंदर फिर हम डोरी या इलास्टिक कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये किसी कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रख करके जो अप्लाई करके केसिंग तैयार करते हैं, उसे हम अप्लाइड केसिंग कहते हैं। केसिंग के पीस की चौड़ाई सीम अलाउंस प्लस केसिंग की तैयार चौड़ाई की 2 गुनी होनी चाहिए। जो भी केसिंग है उसमें सीम अलाउंस केसिंग की तैयार चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको फोल्ड करते हैं, दोनों साइड से उसको सिलते हैं। तो उसमें अगर हम अलाउंस नहीं रखेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, परफेक्ट नहीं बनेगी। इस तरीके से हम स्ट्रिप लेते हैं, हमें दोनों ही साइड से जो है उसे फोल्ड कर कर फिट करना होता है। जो जिस कंप्लीट होने पर या बनने के बाद, फिनिशिंग के बाद इस तरीके से लुक दिखता है हमें। तो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का ही हम ले लेंगे, हम उसे फिर सिलेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। छोटा होने पर प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी, ना हम उसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, ना ही डोरी डाल सकते हैं। इसलिए जितनी भी हमें केसिंग, तैयार केसिंग चाहिए, उससे 2 गुनी केसिंग चौड़ी पट्टी हमें लेनी चाहिए। कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से हम इसे फिट करते हैं, दोनों साइड से स्ट्रिप करेंगे, पिन की सहायता से इसे फोल्ड करके कपड़े पर एडजस्ट करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो हमारी जो अप्लाइड केसिंग है वो ऐसी तैयार होकर के आई। इसमें आप डोरी डाल सकते हैं, रिबन डाल सकते हैं, खुद इलास्टिक बना करके डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर डेकोरेशन के हिसाब से आप बना रहे हैं, टॉप में आपने अगर इस तरह की केसिंग बनाई तो उसमें आप रिबन या फिर इलास्टिक दोनों ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। स्लीव्स के ऊपर अगर आप इस तरीके की अप्लाइड केसिंग इस्तेमाल करते हैं, उस पर बो बना करके डोरी लगाते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। अप्लाइड केसिंग कपड़े के अंदर तथा बाहर दोनों ही साइड बनाई जा सकती है। हम इस केसिंग को कपड़े के अंदर भी बना सकते हैं और कपड़े के बाहर, मतलब इनसाइड या आउटसाइड, दोनों ही साइड हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटसाइड में ये डेकोरेशन के पर्पज़ से इस्तेमाल हो जाती है और इन साइड में नेसेसरी पर्पज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सावधानियाँ, अब हम बात करते हैं कि केसिंग बनाते समय हमें किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए। केसिंग लाइन ग्रेन से समांतर होनी चाहिए, मतलब जब जहाँ भी हम केसिंग बना रहे हैं, जैसे भी केसिंग बना, वो जो हमारे कपड़े की ग्रेन लाइन है उसके समांतर होनी है, पैरेलल होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगी या ठीक से हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। केसिंग के अंदर इलास्टिक को मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा पहले भी बताया मैंने, फिर बता रही हूँ, इलास्टिक जो हम डालते हैं वो अगर हमारे कपड़ों में मुड़ी हुई होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, कपड़ा देखने में ख़राब लगेगा, झोल खाएगा। तो जो भी इलास्टिक हम कपड़े के अंदर डालते हैं, हमें पहले से इस बात के लिए श्योर होना चाहिए कि वो इलास्टिक हमारी मुड़ी हुई ना हो। अगर मुड़ी हुई है तो पहले हमें उसे सीधा करके फिर डालना चाहिए और फिनिश करना चाहिए। खुले किनारों को सुरक्षित करने के लिए उसे अच्छी तरह से सिला हुआ होना चाहिए। इलास्टिक डालने से या जब हम इलास्टिक डालते हैं अप्लाइड केसिंग में इस तरीके से, तो यहाँ पर से डोरियाँ या हमारी डोरी, इलास्टिक कुछ भी निकल करके दिखती है, ये कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर हैं आपके, ये अच्छी तरीके से सिले हुए, अगर आप इन्हें मोड़ना भूल जाते हैं या ये अच्छे तरीके से सिले हुए नहीं होंगे तो आपकी केसिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी, केसिंग भी नहीं देखनी और कपड़ा भी अच्छा देखने, वहाँ से धागे निकलते रहेंगे, कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केसिंग बनाने में अगर आपका किनारा खुला हुआ है तो आप उसे पहले से अच्छे से फोल्ड करके, प्रेस करके सिलाई लगा लें, जिससे कि उसकी खूबसूरती और मजबूती दोनों बनी रहे।
केसिंग बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि केसिंग स्ट्रिप में झोल नहीं आना चाहिए। जो भी स्ट्रिप हम कट करते हैं, उसको लगाते हैं या फोल्ड करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें झोल नहीं। अगर झोल आ जाएगा तो फिर केसिंग आपकी अच्छी नहीं लगेगी और कपड़ा भी आपका देखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो आप पहले उसे फोल्ड करिए, अच्छे से प्रेस करिए, एडजस्ट करिए, देखिए कि उसमें कहीं पे भी झोल ना आए। सिलने से पहले आप उसे पिन की सहायता से या कच्चे टाकों की सहायता से आप उसे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद उस पर सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। पट्टी सीधी होनी चाहिए, अगर कहीं पे झोल आ रहा तो आप उसे पहले ही प्रेस करके सही कर लीजिए। फिनिश से पूर्व सभी टाँकों को खोल देना चाहिए। मतलब अगर हमने केसिंग बनाते समय कच्चे टाँके लगाए हैं, पिन लगाया था या सिर्फ एक एक दो दो टाँके लगाएं, तो उन सभी टाँकों को अच्छी तरीके से खोल दें। जो भी कच्चा काम किया है या जो भी अननेसेसरी वर्क है, उस पर धागे हैं, वो सारे धागे फिनिश कर देने चाहिए, हटा देने चाहिए, जिससे उनका लुक अच्छा है। तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। केसिंग लाइन ग्रेन के समांतर होनी चाहिए, जो सबसे पहली चीज़ है। अगर आपने कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली केसिंग, यानी कहीं ज़्यादा कपड़ा फोल्ड कर दिया, कहीं पे कम कपड़ा फोल्ड कर दिया, तो आपकी केसिंग अच्छी नहीं बनेगी और जब आप उसमें इलास्टिक या ड्रास्टिंग कुछ भी डालते हैं तो वो भी सही नहीं आएगा। केसिंग के अंदर इलास्टिक को मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। केसिंग के अंदर जो भी इलास्टिक आप डालते हैं वो सीधी होनी चाहिए। मुड़ी हुई है तो पहले से ही आप उसे सही कर लें। खुले किनारों को सुरक्षित करने के लिए उसे अच्छी तरह से सिला हुआ होना चाहिए। अच्छी तरीके से दोनों ही कॉर्नर से जहाँ से डोरी या इलास्टिक आप डालते हैं उन्हें अच्छे से सिला हुआ होना चाहिए, धागे नहीं निकलने चाहिए। केसिंग बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि केसिंग स्ट्रिप में झोल नहीं आना चाहिए, उसमें कोई झोल, बल या कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग से पूर्व सभी टाँकों को खोल देना चाहिए। मतलब जो भी टाँके हैं वो फिनिशिंग से पहले हटा देने चाहिए। अगर उसमें कोई भी एक्स्ट्रा धागा या एक्स्ट्रा टाँका आपने लगाया, कच्चा टाँका लगा रखा है, तो वो हटा दीजिए, जिससे कि आपकी केसिंग की खूबसूरती बनी रहे। वेस्ट लाइन, अब हम बात करते हैं वेस्ट लाइन की। वेस्ट लाइन क्या होती है? ये भी एक तरीके से केसिंग के जैसी ही है। कमर पर हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी कमर की लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी वेस्ट लाइन होती है। इस पर कपड़ों को कैसे फिक्स करते हैं, कैसे इसे बनाते हैं, इसका प्रयोग बॉडीज एवं कपड़े के निचले हिस्से को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये वेस्ट लाइन है आपकी, ये बॉडीज है, ये नीचे का घेर है। इन दोनों पोर्शन को जोड़ने के लिए हम वेस्ट लाइन, जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे वेस्ट लाइन, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बॉडीज एवं कपड़े के निचले हिस्से को जोड़ने के लिए किया जाता है। सीम लाइंस वेस्ट लाइन पर अथवा लगभग बस्ट के नीचे एवं हिप के ऊपर कहीं पे भी हो सकती है। ये सीम लाइन है हमारी, ये यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा गारमेंट बना रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि यही आपकी आएगी, लेकिन ये आप इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो ये आपकी सीम लाइन है और ये आपकी वेस्ट लाइन है। जब पृथक बेल्ट का प्रयोग किया जा रहा हो तो सीम ऊपर या नीचे दिखाई नहीं देनी चाहिए। आपने अगर इसे सीम लाइन बना रखा है और आप अलग से बेल्ट लगा रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि ये सीम उस बेल्ट के अंदर छुपनी चाहिए। अगर बेल्ट आपकी यहाँ से लग गई तो ये अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी सीम भी दिख रही होगी। तो आप इस बात के लिए जो है ध्यान रखिए कि जब भी आप उस पर बेल्ट या अलग से कोई पट्टी लगा करके डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपकी सीम्स छुपी हुई होनी चाहिए। वेस्ट लाइन सीम को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो वेस्ट लाइन सीम हम लगाते हैं उनको भी हम दो तरीके से सिल सकते हैं। मतलब वेस्ट लाइन को भी हम दो तरीके से सिल सकते हैं, प्लेन सीम लगा करके भी सिल सकते हैं और लेपेट सीम लगा करके भी सिल सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि ये प्लेन सीम और लेपेट सीम कैसे लगेंगी। तो वेस्ट लाइन क्या होती है? इसका प्रयोग बॉडीज एवं कपड़े के निचले हिस्से को जोड़ने के लिए किया जाता है। सीम लाइन वेस्ट लाइन अथवा लगभग बस्ट के नीचे हिप के ऊपर कहीं पे भी हो सकती है। जब पृथक बेल्ट का प्रयोग किया जा रहा हो तो सीम ऊपर या नीचे दिखाई नहीं देनी चाहिए। वेस्ट लाइन पर दो तरीके से सीम लगाते हैं, प्लेन सीम और लेपेट सीम। प्लेन सीम क्या होती है, कैसे लगाते हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। इस सीम का प्रयोग तब किया जाता है जब ऊपर और नीचे दोनों के कपड़े भारी होते हैं। जब दोनों ही कपड़े, आपका अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट दोनों ही भारी हों तो प्लेन सीम लगाते हैं। वेस्ट लाइन तंग अथवा ढीली फिटिंग वाली हो सकती है। वेस्ट लाइन आपकी टाइट फिटिंग की भी हो सकती है, लूज फिटिंग की भी हो सकती है, ये आपके गारमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन जब ऊपर और नीचे दोनों कपड़े भारी होंगे तो हम प्लेन सीम्स लगाएंगे। प्लेन सीम किस तरीके से लगती है,
इस तरीके से दोनों कपड़ों को जोड़ करके हम प्लेन सीम लगाते हैं। तो प्लेन सीम, अगर आपकी ड्रेस हैवी है, आपका फैब्रिक हैवी है, तो आप प्लेन सीम लगा करके और उन्हें सिलते, जिससे कि कपड़े में मजबूती रहेगी। लैपेट सीम, ये सीम, इस सीम का प्रयोग असामान्य शेप वेस्ट बैंड अथवा टाइट फिटिंग की वेस्ट बैंड के लिए किया जाता है। कुछ लोगों का बॉडी फिगर थोड़ा सा चेंज होता है, तो उनके लिए जब हम वेस्ट लाइन तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके की सीम का प्रयोग कर सकते हैं। ये सीम को कपड़े के ऊपर रख करके ओवरलैप करके सिलते हैं, इसलिए इसे लैपेट सीम कहते हैं। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करेंगे और कपड़े के ऊपर रख करके सिलाई लगाएंगे। ये आपका राइट साइड होगा, ये आपका रॉन्ग साइड है। तो जहाँ पर असामान्य शेप का वेस्ट बैंड तैयार हो रहा हो, ये बहुत ज़्यादा फिटिंग का हो, वहाँ पर हम लैपेट सीम का इस्तेमाल करते हैं। प्लेन सीम, जब ऊपर और नीचे दोनों ही गारमेंट जो कपड़े हैं वो फैब्रिक वो भारी हो, तो हम प्लेन सीम का इस्तेमाल करते हैं। और असामान्य शेप वेस्ट बैंड के लिए हम लैपेट सीम का इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट बैंड, वेस्ट बैंड क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं? वेस्ट बैंड से तात्पर्य स्कर्ट, पैंट, ट्राउज़र आदि की कच्ची किनारी को फिनिश देना है। जो भी पैंट या स्कर्ट होता है, उसका जो कमर वाला पोर्शन है उसको हम फिनिश कैसे करते हैं या कैसे बनाया जाएगा, उसे वेस्ट बैंड कहते हैं। वहाँ पर किस तरीके से हम कौन सी सीम्स या क्या चीज़ें अप्लाई करेंगे जिससे कि वो खूबसूरत बने और मजबूत बने। कपड़ों की फिटिंग एवं दिखावट में वेस्ट बैंड या कमरबंद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी अगर लोअर गारमेंट हम बनाते हैं तो उसमें वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी फिनिश करना। अगर हमने स्कर्ट बनाया या ट्राउज़र बनाया है और उसकी कमर की फिटिंग अच्छी नहीं है, तो वो सामने वाले को अच्छा लुक नहीं देगा, वो अच्छे से उसकी बॉडी पे फिट नहीं आएगा। उसके लिए हमें इस बात के लिए श्योर होना चाहिए कि उसकी फिटिंग और उसके मेजरमेंट के साथ साथ उसकी जो वेस्ट की या कमरबंद या बेल्ट जो भी हम उसको दे रहे हैं उसकी फिनिशिंग अच्छी हो, वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। ये कमरबंद का हिस्सा आपका कहलाता है, इसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। वेस्ट बैंड कमर को बहुत स्मूथली घेर कर रखते हैं, इसीलिए इसे सही माप का बनाया जाना बहुत आवश्यक है। ये वेस्ट बैंड जो होते हैं वो हमारी कमर के चारों तरफ रहते हैं, तो ये स्मूथ होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हमने बना दिया है तो वो बहुत देर तक हम उन कपड़ों को कैरी नहीं कर सकते हैं, हमारी कमर पे दर्द होने लगेगा, या जिसने भी उसको पहन के रखा हुआ है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसका सारा दिमाग जो है सिर्फ उस टाइट फिटिंग की वजह से डिस्टर्ब रहेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वेस्ट बैंड बनाएं किसी भी गारमेंट के लिए तो सही फिटिंग का होना चाहिए, बहुत स्मूथ होना चाहिए, उसमें जितना खिंचाव होना है उतना ही, बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा तो वो उसकी बॉडी पर टिकेगा ही नहीं, गिर जाएगा, और अगर बहुत टाइट होगा तो भी वो बहुत ही, सामने वाला जो भी पहनेगा उसे वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो उसे बनाने के लिए बहुत सही माप लेनी ज़रूरी है। इसे प्लीट्स, डार्ट, प्लैकेट्स इत्यादि के बन जाने के बाद कमर से जोड़ा जाता है। अगर हम कपड़े में डार्ट्स डाल रहे हैं, प्लीट्स डाल रहे हैं या प्लैकेट्स बना रहे हैं, तो इन सारी सिलाइयों को या सारे मेथड्स को अप्लाई करने के बाद हम वेस्ट बैंड बनाते हैं। हम पॉकेट्स बना रहे हैं, ये पॉकेट हम फिनिश कर लेते हैं। ट्राउज़र में हमें अगर पॉकेट बनानी है तो ये पॉकेट हम फिनिश कर लेंगे, फ्लाई हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम वेस्ट बैंड उस पैंट के ऊपर चढ़ाते हैं। ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप इसको पहले वेस्ट बैंड बना देंगे बाद में फ्लाई या पॉकेट बना रहे हैं तो आपका कपड़े का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और ना ही फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो सारी सिलाइयाँ, प्लैकेट, डॉट, पॉकेट्स, फ्लाई, फ्रिल, कुछ भी अगर आप लगा रहे हैं तो उन्हें लगाने के बाद सबसे लास्ट में हम वेस्ट बैंड लगाते हैं, पहले नहीं लगाते। प्लैकेट्स बनाने के लिए हम पेटीकोट के साइड्स में या ट्राउज़र की साइड्स में, लेडीज़ ट्राउज़र जो बनाते हैं उनके साइड्स में प्लैकेट्स बनाते हैं, जिप लगाते, तो जिप या प्लैकेट्स का वो सारा काम ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट में हम वेस्ट बैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे प्लीट्स, डार्ट्स, प्लैकेट्स इत्यादि के बन जाने के बाद कमर से जोड़ा जाता है। वेस्ट बैंड बनाने से पोशाक आराम से फिट हो जाती है एवं पहनने में आरामदायक रहती है। वेस्ट बैंड बनाने में कपड़े आसानी से बॉडी में फिट हो जाता है, उसको पहनने में या उतारने में आसानी रहती है, देखने में भी सुंदर है, तो और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह से निर्मित कमरबंद सॉफ्ट, समतल एवं रिंकल रहित होनी चाहिए। वेस्ट बैंड जब भी हम बनाते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, कमर पे बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए,
समतल होना चाहिए और उसमें रिंकल्स नहीं होने चाहिए, झोल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बेल्ट में झोल दिखाई देगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से अगर बीच में यहाँ पर आपको झोल या रिंकल्स दिखाई देंगे तो आपको ना कपड़ा ही अच्छा लगेगा ना पहनने वाला अच्छा दिखेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा सॉफ्ट, समतल और रिंकल रहित होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं होना चाहिए। कपड़े की स्टाइल के अनुसार चौड़ाई बराबर एवं एक समान होनी चाहिए। जो भी वेस्ट बैंड हम बना रहे हैं वो एक समान चौड़ाई का होना चाहिए। अगर 2 इंच का है तो वो कमर के चारों तरफ 2 इंच ही होना चाहिए, कहीं पे 2 इंच, कहीं पे 1.25 इंच या कहीं पे 1.25 इंच नहीं होना चाहिए। इक्वल जो उसकी चौड़ाई है वो होनी चाहिए, जिससे वो एक सार दिखेगा और अच्छे से फिनिश होगा। कमरबंद को शेप में बनाए रखने के लिए इंटरफेसिंग द्वारा मजबूती प्रदान की जाती है। जो भी बेल्ट हम लगाते हैं वो कई बार हल्के कपड़े होते हैं या बच्चों के कपड़े होते हैं, उनमें हम कोई भी फेसिंग नहीं इस्तेमाल करते, डायरेक्ट कपड़ों को अप्लाई करके एक स्ट्रिप लगा करके कमरबंद बना दे। लेकिन पैंट या हैवी स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स, इन सब को कमरबंद को शेप देने के लिए हम फेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों के आधार पर निम्न प्रकार में से किसी एक इंटरफेसिंग विधि का प्रयोग किया। इंटरफेसिंग करने के भी लिए हम कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि निम्न है। फ्यूजिबल इंटरफेसिंग, वुमेन अथवा नॉन वुमेन इंटरफेसिंग, सेल्फ फैब्रिक इंटरफेसिंग, वेस्ट बैंडिंग और बेल्टिंग, ये फेसिंग हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कमरबंद या वेस्ट बैंड को मजबूती प्रदान करते हैं, जो कपड़े के साथ फिक्स करते हैं। वुमेन और नॉन वुमेन, बेल्टिंग, आपकी फैब्रिक या फ्यूजिबल, इस तरीके से हम इन फेसिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी फेसिंग्स का इस्तेमाल करके बेल्ट को मजबूती देते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट बैंड या वेस्ट बैंड के प्रकार, कितने तरीके के वेस्ट बैंड होते हैं, किस तरीके से हम उनका इस्तेमाल करते हैं, कौन से कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं। तो वेस्ट बैंड निम्न प्रकार के होते हैं: स्ट्रेट वेस्ट बैंड, रेडीमेड वेस्ट बैंड, कंटूर वेस्ट बैंड और इलास्टिक वेस्ट बैंड। ये आपके हैं, ये स्ट्रेट आपका वेस्ट बैंड, कंटूर वेस्ट बैंड हो गया आपका, रेडीमेड वेस्ट बैंड, इलास्टिक वेस्ट बैंड। ये इस तरीके के वेस्ट बैंड हैं जो ड्रेसेस के ऊपर लगाते हैं और हम अपनी डिज़ाइन और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेट वेस्ट बैंड क्या होता है? यह सबसे साधारण वेस्ट बैंड, नॉर्मली हम स्कर्ट, पैंट या ट्राउजर्स वगैरह में जो वेस्ट बैंड इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रेट वेस्ट बैंड होता है। यह सबसे साधारण वेस्ट बैंड होता है। यह आकार में आयताकार होते हैं। इनकी चौड़ाई सामान्यतः 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो सकते। 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच इनकी चौड़ाई हम रख सकते हैं। आयताकार होते हैं। इसकी लंबाई कमर की नाप प्लस वेयरिंग एज के लिए अलाउंस के बराबर होती है। मतलब ये कमर जो है उसकी नाप के बराबर की हम इसकी लेते हैं, जितनी भी हमारे वेयरिंग अलाउंस है बस वो लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं बड़ा बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे और उसको बाद में कवर कर लेंगे। तो ये स्ट्रेट बैंड है। रेडीमेड वेस्ट बैंड, यह बुना हुआ एक कृत्रिम स्टिफनर होता है, वूवन होता है, आर्टिफिशियल होता है। रेडीमेड वेस्ट बैंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस जो वेस्ट बैंड होते हैं ये, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, खिंचाव बहुत होता है इनमें, तो इनमें लगाना आसान होता है। इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा लगाना चाहते हो, कितना पतला लगाना चाहते हो। आपके गारमेंट की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो आप लगा सकते हो। इसे फिनिश शेप में बिल्कुल सही आकार में काटा जाता है। ये जो भी आपका वेस्ट है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से काटा जाता है। इसको आप बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काट सकते हैं। कंटूर वेस्ट बैंड, इसे शेप कमरबंद भी कहा जाता है। ये कमर की शेप का बिल्कुल होता है, एग्जैक्ट होता है, इसको ज़रा सा भी बढ़ाया या घटाया नहीं जाता। यह कवर्ड होता है जिसे बॉडी पर आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इस कमरबंद की चौड़ाई अधिक होती है, इस वजह से इसे इंटरफेसिंग की डबल लेयर अप्लाई की जाती है जिससे बैंड का आकार ढीला ना। ये थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए इसमें इंटरफेसिंग की डबल लेयर हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये फिक्स रहे, अच्छे से बना रहे और ढीला ना हो। अगर ढीला हो जाएगा तो ड्रेस हमारी अच्छी नहीं दिखी। इसका प्रयोग मुख्यतः लंबी फ्रॉक अथवा स्कर्ट एवं लेडीज़ ट्राउज़र आदि में किया जाता है। लेडीज़ ट्राउज़र हो गया, लॉन्ग ड्रेसेस हो गई, लॉन्ग स्कर्ट हो गई, उनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर
अगर इसका शेप बहुत अच्छा आता है, बॉडी पे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। इलास्टिक वेस्ट बैंड, इलास्टिक वेस्ट बैंड फैब्रिक के कॉम्बिनेशन एवं इलास्टिक से अथवा केवल सजावटी इलास्टिक से बना हुआ होता है। हम इसे सजावटी इलास्टिक से भी बना सकते हैं और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। फैब्रिक के कॉम्बिनेशन से हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं जो देखने में इस तरह लगता है। और अगर हम सिर्फ इलास्टिक लगाते हैं, इसका प्रयोग ज़्यादातर बच्चों और स्कर्ट के प्रयोग फ्रॉक में किया जाता है। स्कर्ट्स में, बच्चों के सजावटी ड्रेसेस बनाने में, लड़कियों के कपड़े बनाने में हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके कपड़े देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सिर्फ इलास्टिक लगा देंगे तो ये किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी कलर की हो सकती हैं जो देखने में अच्छी लगे, आपके कपड़े को, पोशाक को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। सेल्फ में अगर हमें बनाना है तो हम कपड़े का या अलग कपड़े की पट्टी लगाकर उसके साथ इलास्टिक लगा सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी रेडीमेड बनी हुई इलास्टिक वेस्टबैंड मिलते हैं जिनको ला करके कमर के अकॉर्डिंग हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गई इलास्टिक वेस्टबैंड। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। हमने आज बात की केसिंग के बारे में, केसिंग क्या होती है, केसिंग कितने तरीके की होती हैं, किस तरीके की होती हैं, कहाँ पर अप्लाई की जाती हैं। फिर हमने जाना फोल्ड डाउन केसिंग क्या होती है, जो कपड़े को ही फोल्ड करके बनाई जाती है वो फोल्ड डाउन केसिंग कहलाती है। अप्लाइड केसिंग, कपड़े के ऊपर एक अलग सी स्ट्रिप लगा करके हम अप्लाइड केसिंग तैयार करते हैं। केसिंग बनाने में हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी गारमेंट बना रहे हैं उसको बनाने में हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और सफाई के साथ बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी वो कपड़ा पहने वो उसके ऊपर अच्छा लगे। वेस्ट लाइन क्या होती है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। वेस्ट लाइन कितने तरीके से बनाई जा सकती है, तो वेस्ट लाइन 2 तरीके से सीम लगाते हैं, प्लेन सीम लगाते हैं, लैपेट सीम लगाते हैं। वेस्ट बैंड, वेस्ट बैंड क्या होता है, वेस्ट बैंड से तात्पर्य स्कर्ट ट्राउज़र में जो हम बेल्ट लगाते हैं वो है। अच्छी तरीके से वेस्ट बैंड बना होना चाहिए, वेस्ट बैंड में कहीं पे भी आपके झोल नहीं होना चाहिए। वेस्ट बैंड में जो इंटरफेसिंग हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके की होती है, फ्यूजिबल होती है। फ्यूजिबल इंटरफेसिंग मतलब जो हम प्रेस से चिपका देते हैं कपड़ों पर वो फ्यूजिबल होती हैं। बकरम जिसे हम कहते हैं, फ्यूजिंग जिसे कहते हैं, ये लेकिन ये भी अलग अलग क्वालिटी की होती हैं, बहुत हल्की भी होती हैं, बहुत मोटी भी होती हैं। तो वो आपके जो है कपड़े पर डिपेंड करता है कि आप कैसा गारमेंट बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वूवन या नॉन वूवन इंटरफेसिंग होती हुई। सेल्फ फैब्रिक की, हम जिस कपड़े को बना रहे हैं उसी कपड़े का ही फैब्रिक लगा करके और हम फेसिंग लगा सकते हैं। हम वेस्ट बैंडिंग और बेल्टिंग, हम बेल्टिंग अलग से भी करके इसको लगा सकते हैं। वेस्ट बैंड के प्रकार कौन से होते हैं, स्ट्रिप वेस्ट बैंड, रेडीमेड वेस्ट बैंड, कंटूर वेस्ट बैंड और इलास्टिक। ये वेस्ट बैंड के कुछ प्रकार हैं जिनका हम यूज़ करके अपने गारमेंट को अच्छा बना सकते हैं। स्ट्रेट वेस्ट बैंड सबसे कॉमन वेस्ट बैंड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। रेडीमेड वेस्ट बैंड एक तरीके का आर्टिफिशियल स्टिफनर होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसको हमेशा कमर की या जो भी वेस्ट हम बैंड बना रहे हैं उसके नाप का कट करना चाहिए। कंटूर वेस्ट बैंड शेप्ड होता है, हैवी ड्रेसेस या लॉन्ग ड्रेसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इलास्टिक वेस्ट बैंड का प्रयोग हम कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए और फिक्स करने के लिए भी करते हैं, जो हमारी बॉडी पर अच्छे से फिटिंग दें। प्रशिक्षण का सारांश, केसिंग के प्रकार, सावधानियां, वेस्ट लाइन, फिनिश, वेस्ट बैंड और वेस्ट बैंड के प्रकार, ये वो टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये प्रशिक्षण के लिए जो भी कंटेंट थे वो मैंने ड्रेस मेकिंग थ्योरी, जिसकी लेखक प्रिया गर्ग हैं, नीलकंठ पब्लिकेशंस और भारत स्किल वेबसाइट से लिया है और कोशिश की कि आपको इनके बारे में बता सकूं कि आपने जो केसिंग बनानी है तो कैसे बनानी है, केसिंग के प्रकार कैसे होते हैं, या वेस्ट लाइन क्या होती है, वेस्ट लाइन के प्रकार कैसे होते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको आज प्रशिक्षण दिया आगामी भविष्य में वो आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।